हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग से टॉपिक के ऊपर बातें। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक महान और सबसे बड़े योद्धा के ऊपर, जिनका नाम है द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिनको हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप बस एक की लाइक कर देना। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ सजेशन करना है या वीडियो के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज इस वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ। आज हम अलेक्जेंडर, इनको हम लोग सिकंदर के नाम से इस वीडियो में पुकारेंगे। तो सिकंदर का जो जीवन काल है वो हम देखेंगे, वो रहा है 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। इसी जीवन काल में ग्रीक राज्य के जो मैसेडोनिया है उसके ये राजा रहे, या हम लोग बोल सकते कि शासक भी रहे हैं। पूरे इतिहास में अलेक्जेंडर को एक यशस्वी और एक अच्छा सेनापति के रूप में भी जाना गया है। मृत्यु तक अलेक्जेंडर ने पूरे दुनिया में से कम आधी जमीन तो जीत ही ली थी। मतलब पूरे दुनिया से आधी दुनिया तो उन्होंने जीत ही ली थी। तो उसमें से आते हैं जैसे कि ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, जुनिया, फिनिशिया, गाजा, ऐसे देशों पे उन्होंने राज्य किया है। लेकिन जब वो गांधार के प्रचलित हिस्सों में जब वो आक्रमण करने के लिए आए तो उनका वहाँ पे जो कि राजा पोरस से सामना हुआ, और उनके साथ ही सबसे बड़ा महायुद्ध भी उनके साथ ही हुआ है। तो अभी हम देखते कि अलेक्जेंडर का जन्म कब और कहाँ हुआ, और उनके परिवार के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें। तो सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम था फिलिप दूसरा और उनकी माता का नाम था ओलंपियस, और उनकी 3 पत्नियां थी, जिसमें से रुक्साना, बैक्ट्रिया और स्ट्रेटेरा दूसरी, और उनकी 2 संतानें थी। उसमें से पहली है सिकंदर चौथा और मैसेडोन। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सिकंदर ने पढ़ाई या उन्होंने किस तरीके की शिक्षा प्राप्त की। जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने अपने गुरु अरस्तु से यूनानी संस्कृति के बारे में पढ़ाई कर ली, या उसके रिलेटेड कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली। इसीलिए सिकंदर ने दर्शन शास्त्र भी पढ़ा। प्राचीन यूनानी कवि होमर पर उनको महारत हासिल थी, वो इसीलिए थी। अब हम देखते कि अलेक्जेंडर का घोड़ा, जो कि उनसे बहुत बचपन से उनके मरते दम तक उनके साथ रहा, जिस घोड़े का नाम था ब्यूसीफेगस। अलेक्जेंडर ने बस 12 साल की उम्र से ही बिगड़ेल और जंगली घोड़ों पर अपना वर्चस्व, या बोल सकते कि उनको काबू करना शुरू कर दिया था, या उनको उस तरीके से सिखाया गया था। उसी में से एक ब्यूसीफेगस नाम का जो घोड़ा था वो भी जंगली था। तो अलेक्जेंडर ने उसके ऊपर भी अपनी शक्ति से काबू कर लिया, या अपनी युद्ध शैली से या अपने दिमाग से भी काबू कर लिया। और इसी घोड़े को उन्होंने अपने मरते दम तक, जो कि मैंने बताया, अपने सारे युद्धों में ये इसी के ऊपर रहे हैं, और वो मरते दम तक उसको अपने साथ रखा। तो चलिए अभी हम देखते कि अलेक्जेंडर राजा कैसे बना। अलेक्जेंडर के पिता जो कि फिलिप थे, तो उनकी जो बेटी है जिसका नाम है क्लियोपेट्रा, तो जब वो उसकी शादी में गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अंगरक्षक के जो कप्तान थे जिनका नाम था पोसनीस, तो उन्होंने राजा के ऊपर हमला कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। और इसी के बाद अलेक्जेंडर को 20 साल की उम्र में ही उनको राजा पद से को राजगद्दी पे बिठा दिया, और उनको राजा का पद दे भी दी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे 12 साल तक राजगद्दी पे राज किया। और उसी के साथ हम देखें तो अलेक्जेंडर ने और उसकी सेना ने कम से कम 12,000 मील की विजय यात्रा भी कर ली। तो गाइज,
अभी हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर का साम्राज्य कैसे और कहाँ तक बढ़ा। फिलिप के मृत्यु के बाद बहुत सारे राज्यों में विद्रोह होने को लग गया या विद्रोह की शुरुआत हो गई, जिनमें कि थीब्स, एथेंस, सिक्ली और मैसेडोनिया के उत्तर में थ्रेसियन जनजाति शामिल थी। जब ये सब सिकंदर को पता चला तो उसने क्या किया, उसने 3000 घोड़सवारों को लेके उस तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि थिस्ली की सेना ने ओलंपियस और ओसा पर्वत के बीच वाला जो एरिया है वहां पे अपना डेरा जमा के रखा है। तो सिकंदर ने अपना दिमाग लगाया और बड़े चतुराई से और बिना युद्ध के सेना पर्वत के उस पार से जाके सेना के पीछे जाके खड़ा हो गया और फिर वो सेना ने उसके सामने अपने हथियार फेंक दिए, मतलब कि सेना ने उसके सामने समर्पण कर दिया। तो हमें इससे ये भी जानने को मिलता है कि सिकंदर सिर्फ युद्ध कला में नहीं तो बल्कि वो बुद्ध शैली से और बुद्धि से भी बहुत चतुर था। और उन सबको लेके सिकंदर आगे दक्षिण की ओर फेनोपोलिस की तरफ चल पड़ा। एशिया जाने से पहले सिकंदर अपनी जो उत्तरी सीमा है उसको सुरक्षित करना चाहता था। 335 ईसा पूर्व वसंत में सिकंदर वहां पे चल पड़ा जहां पे विद्रोह ने बहुत सारा आतंक बना के रखा था। उन लोगों को पराजित करने के लिए सिकंदर फिर चल पड़ा। एम्फिपोलिस से शुरू होकर सिकंदर ने, और वहाँ का जो हेमस पर्वत था वहाँ पे थ्रेसियन और उसकी सेना के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो वो युद्ध में ऑब्वियसली सिकंदर की जीत हो गई और उन्होंने थ्रेसियन को हरा दिया। और उसी के बाद जो सेना थी वो त्रिबाली देशों में घुस गई और सेना ने उन लोगों को लेजिनस नदी के किनारे या नेजिलस नदी के पास में उन सबको युद्ध में हरा दिया। ऐसे कर करके सिकंदर धीरे धीरे करके युद्ध करते करते बहुत सारे देशों में जीत हासिल की और अपनी जो उत्तरी सीमा थी वो धीरे धीरे करके वो साबित करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर ने जो देनुब है उस तरफ यात्रा कर दी जो कि उसकी 3 दिन की थी। और ये यात्रा में सिकंदर ने रात में नदी को पार कर दिया और आगे की सेना को पता ही नहीं चला कि सिकंदर ने रात में नदी पार कर ली है और उनके सामने जाके सिकंदर की सेना खड़ी हो गई। तो ये सब देख के जो सेना को पता नहीं था उन्होंने सीधा सीधा समर्पण कर दिया और ये युद्ध भी सिकंदर जीत गया। सिकंदर ने सेल्सियस जो कि इलियारिया का राजा था और तुस्सांकी जिसका राजा था बुलाकी, इन दोनों ने भी जो उत्तर की तरफ बहुत विद्रोह मचाया था। तो सिकंदर ने वहां जाके उनके साथ भी युद्ध किया अपनी सेना के साथ और ये युद्ध भी सिकंदर जीत गया। इसी तरीके से सिकंदर ने अपनी अभी तक की पूरी उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया था। अब हम देखेंगे कि अपने भारत में सिकंदर का आगमन कैसे हुआ और कब हुआ। सिकंदर की शादी जब रुखसाना से हुई उसके बाद सिकंदर ने भारत पे कूच करना योग्य समझा, मतलब उसके बाद सिकंदर भारत पे कूच करने के लिए निकल गया। सिकंदर ने गांधार जो कि इस टाइम पे है पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान का जो कि उस टाइम पे गांधार है ये क्षेत्र था। सिकंदर ने वहाँ के सारे प्रमुख लोगों को बुला लिया। उसके बाद सिकंदर ने क्या किया, सारे लोगों को शांति प्रस्ताव का आमंत्रण रख दिया पर उसमें से बहुत सारे लोगों ने उसको ठुकरा दिया। उसमें से शिव तक्षशिला के जो राजा थे जिनका नाम था आम्बी, उन्होंने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मान्य कर लिया और उन्होंने सिकंदर के सामने समर्पण भी कर दिया। जो आम्बी थे उनका राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी के बीच में बहुत बड़ा था, वहां तक उनका राज्य फैला हुआ था। सिकंदर को जिन लोगों ने मना कर दिया उसमें से आते हैं खम्बोज के अश्वन्यास और अश्वकन्यास राजा। राजा आम्बी ने सिकंदर को बहुत सारी चीज़ें भेंट में दे दी जिसमें कि सोना, चांदी, कपड़े, अपना राज्य, अपनी सेना, सब कुछ आम्बी ने सिकंदर को समर्पण कर दिया था। पर सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर ने ये सब ना रखते हुए
अम्बी को उसका पद मतलब कि राजा का पद, उसकी सेना और ऊपर से उसको घोड़े, अपने 1,000 सैनिक भी अम्बी को दे दिए और उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, यानी कि अम्बी से उसने दोस्ती कर ली। उसके बाद हिपेस्टेन और पेड्रिक्स ने, जो कि सिकंदर के सेना में से ही थे, तो उन्होंने अम्बी के मदद से सिंधु नदी पे एक पुल बना दिया, क्योंकि भारत में आने के लिए सिंधु नदी को पार करना उस टाइम के बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो भारत की बॉर्डर थी वो बॉर्डर से ही सिंधु नदी बहती थी। और सिंधु नदी जो कि अभी की या उस टाइम की भी आप देखो तो बड़ी नदी थी। और जब वो पुल बन गया उसके बाद सिकंदर अपने भारत में एंटर हो गया। उसके बाद जो उसका युद्ध हुआ राजा पोरस के साथ, वो हम आगे देखेंगे। तो इस युद्ध को झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये युद्ध सिकंदर के जो लाइफ का सबसे बड़ा और मुश्किल वाला युद्ध रहा। पर ये युद्ध मुश्किल भरा भी रहा, पर सिकंदर ने इस युद्ध में भी जीत प्राप्त कर ली थी। 327 और 326 ईसा पूर्व सदी में एक कूनर घाटी की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में गुरुस घाटी के गुरानी और स्वात और बुनेर घाटी के आसेन, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो इसमें सिकंदर बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। तो उसमें से उनको कांधे पे यानी कि हाथ के ऊपर उनको बहुत बड़े से घाव बन चुका था। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिकंदर ने ये लड़ाई भी अपने कुशलता से और अपने युद्ध शैली से जीत ही ली थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिकंदर ने आकेनोई का भी सामना किया। मसाना और एरोनस के किलों से लड़ाई की गई थी। ये भी लड़ाई भीषण ही थी, पर ये भी लड़ाई में सिकंदर ने अपनी जीत जैसे कि हासिल कर ली थी। और आपको बताओ ये इतनी सारी लड़ाई लड़ने के बाद भी ये जीते कैसे हासिल हुई। तो सिकंदर के पास बहुत अच्छी सेना थी और उसी के साथ उसका दिमाग या उसकी चतुराई बोल सकते हो वो भी बहुत अच्छी थी। सिकंदर ने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसी के ऊपर भी सिकंदर की युद्ध शैली हो या उसकी कम उम्र से ही उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, इन्हीं सब वजहों से सिकंदर ये सब लड़ाइयाँ इतनी कम उम्र में लड़ पाया और जीत भी पाया। जैसे मैंने आपको बोला कि सिकंदर जब भारत आया था उस टाइम पे उसको सिंधु नदी पार करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उसने सिंधु नदी तो राजा अम्बिक की मदद से तो पार कर ली थी, पर सिंधु नदी के बाद जहाँ पे राजा पोरस से सिकंदर की मुलाकात हुई, तो सिकंदर पोरस इनका जो युद्ध हुआ जिसको हम झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो इस युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ये युद्ध सिकंदर के लाइफ का, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा युद्ध था। 326 ईसा पूर्व इस साल में ये युद्ध हुआ और ये युद्ध जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ और इसको झेलम युद्ध भी बोलते हैं। अब पोरस राजा जो था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच वाला जो एरिया था या जो क्षेत्र था उसका वो राजा, जो कि वो जो क्षेत्र है वो आज के पंजाब के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आज का जो पंजाब है ना, वो उस टाइम का पोरस का राज्य था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्बी ने इस युद्ध में बहुत सारी मदद की थी सिकंदर की। उसने, जो कि सिकंदर की सेना थी, तो उसको खाना पहुंचाना हो या मदद हो, कोई भी मदद हो या डॉक्टर जैसे कि मदद हो, चिकित्सा रिलेटेड मदद हो, तो अम्बी ने इस युद्ध में बहुत की। हम देखते हैं कि सिकंदर और पोरस के सेना में कितने सैनिक थे या किसकी सेना बड़ी थी या किसका आर्मी जिसको हम बोलते हैं कि किसकी ज़्यादा बड़ी। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे और 7,000 घुड़सवार थे। और अभी देखते हैं कि पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 घुड़सवार थे, 130 हाथी थे और 4,000 रथ भी थे। इस युद्ध में राजा पोरस ने लास्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, इसीलिए सिकंदर ने समझदारी दिखाते हुए राजा पोरस को नहीं मारा था, जो कि
राजा पोरस को सिकंदर ने अपनी तरफ से उप सभापति बोल सकते हो या उपपति भी बोल सकते हो, वो बना दिया था। मतलब जैसे कि एक देखा जाए तो भारत का उसके अकॉर्डिंग शासक करने वाला, उसके नीचे वाला एक आदमी बोल सकते जैसे, या उसको अपना सहयोगी भी बोल सकते हो, तो उसको अपना सहयोगी भी बना दिया। और सिकंदर ने जो अभी तक उस इलाके में जितना भी जीता था तो वो सब पोरस को दे दिया, या उससे जो राज्य छीन गया था वो पोरस को वापस दे दिया। और उसी के साथ दक्षिण पूर्व में व्यास नदी तक का राज्य भी पोरस के राज्य में शामिल कर दिया। मतलब कि उस राज्य को पोरस का राजा बना दिया। सिकंदर ने झेलम नदी के विपरीत 2 राज्यों का निर्माण किया था, जिसमें से पहला राज्य का नाम उसने अपने घोड़े के नाम के ऊपर रख दिया था, जिसका नाम था बुसेफेला, और जो दूसरा राज्य था उसका नाम था निकाया। ये भी उसने अपने घोड़े के नाम पर ही रखा था। और ये जो दोनों राज्य है वो आज के अगर हम देखें तो एक मोग और दूसरा पंजाब, ये क्षेत्र में पड़ते हैं। अब हम देखते कि इतने महान या इतने कम उम्र में इतनी सारी जो कि उसने हासिल किया था, इतने सारे युद्धों में जीत हासिल की थी, इतना आधी दुनिया वो जीत चुका था, तो ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। भारत जीत के बाद जब सिकंदर अपने घर मैसेडोनिया जा रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, शायद से उसका घर वापस जाना किस्मत को शायद मंजूर नहीं था। 323 ईसा पूर्व में जबकि सिकंदर सिर्फ 32 इयर्स का था, मतलब 32 साल का था, तब बेबीलोन शहर में, मतलब कि जो कि आज का इराक राज्य या इराक देश पड़ता है, तो वहाँ पे जब वो पहुँचा तो उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जबकि उसका रीज़न आज तक किसी को नहीं पता है। तो कोई लोग बोलते हैं कि सिकंदर को जो है वो मलेरिया हो गया था, इस वजह से वो मर गया। तो ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सिकंदर के घाव के रिलेटेड या सिकंदर के घाव के वजह से जो सिकंदर को इन्फेक्शन हुआ था, उस वजह से सिकंदर की मौत हो गई। तो जैसे अलग अलग कहानियाँ लोग बताते हैं, या कोई बोलता है कि सिकंदर को जहर भी दिया गया था। तो अभी तक कोई भी थ्योरी ऐसी तो पता नहीं चली है, तो इसी तरीके से बोल सकते हो, या अभी तक कुछ भी आपको डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे ही जो सिकंदर है उनकी यात्रा समाप्त हो गई या उनकी मौत हो गई। तो गाइज, हमने सिकंदर के रिलेटेड बहुत सारी मतलब की जानकारी हासिल कर ली। अगर आपको कुछ भी सजेशन करना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कर देना। और आप इस चैनल पे नए हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो गाइज, थैंक यू so much.